Assalamu alaikum class. Today we discuss the activity number 1 of class 8 science, and the question is draw and discuss the genetic diagram to show a cross between a man and a woman, and the eye color is a brown for a man and a blue for the woman. तो इन्होंने एक स्टेटमेंट में ये बात की है हेट्रोजाइगस. आपको ये समझा देती हूँ कि मैं हेट्रोजाइगस क्या होता है. तो इससे पहले आपको ये बताती हूँ कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है. और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स जो कि एक हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है. जैसे डीएनए आपने अक्सर सुना होगा कि जो डीएनए है वो आप इनहेरिट करते हो अपने पेरेंट्स से. तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है. अब क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि किस फॉर्म में होते हैं, जीन्स की फॉर्म में. और जीन्स हमेशा पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है. इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करती, पेयर में एग्जिस्ट करती है. तो ये जो मैंने दिखाया हुआ ये पेयर है जिसे हम कहते हैं एलील्स. अब ये एलील्स हैं, दो एलील्स हैं जो कि दोनों मुख्तलिफ हैं, इसीलिए इसको हेट्रोजाइगस कहा जा रहा है. ये जो ब्लू आई के लिए है ये दोनों सेम हैं, इसीलिए इसे होमोजाइगस कहा जाता है. अब देखिए तो इसकी डेफिनेशन ये है कि वुमेन जो है वो होमोजाइगस है और जो मैन है वो हेट्रोजाइगस है. तो हेट्रोजाइगस इसीलिए है क्योंकि इसके पास जो दोनों एलील्स हैं, किसके लिए, ब्राउन आई के लिए, वो डिफरेंट है. और जो वुमेन है वो होमोजाइगस इसीलिए है क्योंकि इसके पास जो दोनों एलील्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो कैसी हैं, वो सेम हैं, दोनों सेम एलील है. अब हमें क्रॉस कराते हैं मैन और वुमेन का, ठीक है. इन्होंने खुद से ही पहले से ही हमें जो है वो उन्होंने एलील्स दी हुई है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, एंड दोनों स्मॉल बी वुमेन के लिए. अगर आप देखो तो कैपिटल बी इज रिप्रेजेंट द ब्राउन आई एंड द स्मॉल बी इज रिप्रेजेंट फॉर द ब्लू आई. इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल बी है वो ये बताता है कि इसकी आईज ब्राउन है, और जहाँ कैपिटल बी एब्सेंट है, नहीं है प्रेजेंट, इसका मतलब है कि उसकी आईज क्या है, ब्लू कलर की. तो जब गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स डिफरेंट जो है वो लेंगे, क्या कहते हैं, एलीज लेंगे. एक के पास जो है वो कैपिटल बी वाली आएगी और एक के पास जो है वो स्मॉल बी वाली आएगी मैन की तरफ से, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में. जबकि अगर आप वुमेन की बात करें तो दोनों जो हैं वो सेम हैं, तो एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे. लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने दो गैमीट्स बना दिए, ठीक है. अब हम एक पुनेट स्क्वायर लेते हैं जिससे हम ये बताते, हम ज़्यादातर जेनेटिक की जो डायग्राम होती है उसके लिए हम ये ख़ास किस्म का स्क्वायर यूज़ करते हैं. इसकी एक साइड के ऊपर हम ये जो मैन वाले जो हैं हमारे पास गैमीट्स ये लेंगे, और दूसरी साइड पे जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पर हम फीमेल वाले लेंगे. अब अगर आप देखो तो कैपिटल बी और स्मॉल बी हम यहाँ लिखेंगे, इसी तरह कैपिटल बी और स्मॉल बी हम यहाँ लिखेंगे. दोनों स्मॉल बी हम यहाँ मेंशन करेंगे और दोनों स्मॉल बी हम यहाँ मेंशन करेंगे. तो अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करो तो कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है वो क्या इंडिकेट करती है कि उसके आई का कलर क्या होगा, ब्राउन, और जो स्मॉल बी है दोनों वो क्या इंडिकेट करती हैं कि ब्लू आइज होंगी. इसका मतलब ये है कि अगर मैन और वुमेन के ये वाले जेनेटिक यानी ये वाली एलील्स उनके अंदर प्रेजेंट हो तो उनके चाइल्ड के अंदर 50-50% रेशो होती है. यानी अगर फ़र्ज़ करें उनके 4 चाइल्ड हैं तो 2 में ये प्रोपोर्शन आएगी, ठीक है, कि उसके ब्राउन आए होंगे, और 2 में क्या प्रोपोर्शन आएगी कि उसके ब्लू आए होंगे, ठीक है. तो पहले मैंने आपको ये बताया कि होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, फिर मैंने आपको ये बताया कि आप गैमीट्स कैसे फॉर्म करते हो, फिर आप एक स्क्वायर बना के आप कैसे बता सकते हो कि कितनी रेशो है, ठीक है. तो ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है ये इंडिकेट करता है ब्राउन आई के लिए, ठीक है, जो कि 50% है, और दोनों स्मॉल बी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू आई के लिए. तो इसका मतलब ये है, इस क्रॉस से हमें ये पता चला कि जो चाइल्ड हैं जिनके पास ब्राउन आई होंगे उनका भी 50% चांस है, और वो वाले चाइल्ड जिनके पास ब्लू आईज होंगी उनका भी 50% चांस है. एक्टिविटी नंबर 2 ऑफ क्लास 8 साइंस, एंड द क्वेश्चन इज लेबल द साइकिल ऑफ सीडलिंग ऑफ अ सीड. तो ये सीड गिवन है, ठीक है. अब सीड क्या होता है, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो फर्दर ग्रो करके एक न्यू प्लांट राइज कर सकता है. जब आप सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं तो सॉइल से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वो स्वेल आउट हो जाता है. जब ये स्वेल आउट हो जाता है तो इसकी जो इनर साइड है वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, और वहाँ से अराइज होता है रेडिकल. रेडिकल जो है वो एम्ब्रियोनिक रूट होता है जो बाद में डेवलप होता है इनटू रूट्स.
जर्मिनेशन जो है, सीड जो है वो जर्मिनेशन के दौरान इस प्रोसेस से गुजरता है। देन जर्मिनेट होने के बाद सीड जो है वो स्प्राउट बनाता है, जिसके अंदर रूट और शूट की ग्रोथ होती है। अगर आप देखें तो यहाँ से सीड ने सिर्फ रेडिकल बनाया था, लेकिन इस वाले पोर्शन में उन्होंने सीड से रेडिकल के साथ साथ उसने प्लूम्यूल भी बनाया है। रेडिकल जो है वो बाद में ग्रो करता है इन अ रूट, और जो प्लूम्यूल होता है वो डेवलप करता है इन अ शूट। ठीक है, तो स्प्राउट कंडीशन के बाद जो है वो सीड डेवलप करके सीडलिंग बनाता है, और सीडलिंग के पास प्रॉपर रूट्स होती हैं जो उसको एंकरिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं, और लीव्स को अराइज करता है। फर्स्ट लीव जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू एन अडल्ट प्लांट, यानी ये इसका ग्रोथ फेज होता है। और अडल्ट प्लांट के पास जो है वो इलोंगेटेड स्टेम भी होती है, इसके पास यानी शूट होता है। और यू नो कि शूट जो है वो किससे मिलके बनता है, वो लीव्स और स्टेम से मिलके बनता है, और प्रॉपर रूट्स होती हैं जो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही होती है। अडल्ट प्लांट के बाद जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये पोलिनेशन करता है। पोलिनेशन के बाद जो है वो ये एबिलिटी रखता है कि वो फर्दर जो है वो फर्टिलाइज होकर फ्रूट में डेवलप करे, या फिर वो सीड बनाए। तो सीड जो है वो डिस्पर्स होते हैं, बहुत सारे वेज हैं सीड डिस्पर्शन के, और फिर ये प्रोसेस जो है ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। Assalamu alaikum class, today we discuss the activity number 5 and the question is which diseases are caused by overeating, यानी कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं। सबसे पहले ओबेसिटी, यानी ओबेसिटी क्या है, मोटापे का शिकार होना। अगर आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट है, डिपॉजिट होता जा रहा है, तो आपको ओबेस हो सकते हैं, आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बंदा इतना ज़्यादा खाना खाता है कि उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन खाना वो ज़्यादा खाता है। ठीक है, जो सरप्लस यानी जो बचा कुचा होगा वो फैट के फॉर्म में स्टोर होगा, और इसकी वजह से आप ओवरवेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ओबेसिटी ही सारी बीमारियां जो हैं उसकी वजह से हो सकती हैं, जैसे इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज़, यानी आपको हार्ट की हर तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ मेंशन है कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड स्ट्रोक, यानी ये सारी बीमारियां आपको कैसे हो सकती हैं, ड्यू टू द ओवर ईटिंग। एक कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या होती है, ये वो बीमारी होती है जिसकी वजह से आपके हार्ट के अपनी जो आर्टरी है जो इट सेल्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती। हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। अगर आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी फैट ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, और स्ट्रोक भी इसी वजह से होती है। यानी ये वो है कि ब्लड सप्लाई जो होती है ना आपके ब्रेन तक वो ब्लॉक हो जाती है, यानी वो जो वेसल जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है आपके ब्रेन को वो ब्लॉक हो जाती है। अगर वो ब्लॉक हो जाएगी तो ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं हो जाएगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस यानी फालिज का अटैक भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अफेक्ट द रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम पर भी आपके जो ओवर ईटिंग है या जो ओबेसिटी है उसका असर होता है। जैसे उन्होंने डिजीज़ दी है स्लीप एपने और एक है अस्थमा, ये दोनों डिजीज़ जो हैं वो आपको हो सकती हैं, और ये दोनों रिस्पायरेटरी डिजीज़ हैं। स्लीप एपना में क्या होता है कि आप जब रात को सो रहे होते हैं तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप बार बार ब्रीथ कर रहे होते हो, यानी आपको सांस में दुश्वारी का सामना होता है। और अस्थमा में क्या होता है कि आपकी जो एयर पैसेज वे है वो इन्फ्लेमेट कर जाती है। तो ये दोनों जो बीमारियां हैं ये भी आपको ओवर ईटिंग की वजह से हो सकती हैं। ना लिवर डिजीज़ भी हो सकती है, जिसमें लिवर जो है वो आपका फैटी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसकी वजह से आपके लिवर का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी डाइजेशन इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, आपके बोन्स पे भी आपकी ओबेसिटी का जो है वो असर होता है, वो इसीलिए क्योंकि आपका पूरा जो वज़न होता है वो आपके बोन्स पे पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से आपको ऑस्टियो एरिथ्राइटिस हो सकता है, जो कि ये डिजीज़ दी हुई है, जो कि डिजीज़ है जनरेटिव जॉइंट्स की, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आपका ये वेट बेरिंग होते हैं और ये इन्फ्लेमेट कर जाते हैं। तो दूसरी भी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो सकता है, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। यानी जो ये सारी डिजीज़ हैं ये भी आपको हो सकती है ड्यू टू द ओवर ईटिंग और ड्यू टू द ओबेसिटी। तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको ईट करना है, लेकिन एक नॉर्मल प्रोपोर्शन में जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। 5.1 of class 8 science and the question is how to keep fit and healthy. Write your activities to keep yourself fit and healthy.
आप अपने आप को फिट एंड हेल्दी कैसे रख सकते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ बताएं जो आपको फिट और हेल्दी रख सकते हैं। तो ये गिवन एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है हमारे पास वो रेगुलर एक्सरसाइज, यानी आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है अपनी रूटीन के अंदर। आपको वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग करनी है, जो भी आप इंजॉय करते हैं। और तकरीबन आपको 150 पर वीक जो है वो एरोबिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो आपकी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं ना। और बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, और ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट आपको मिले। और ये आप कैसे ले सकते हैं, अगर आप वैरायटी ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स और हेल्दी फैट का इंटेक करें और प्रोसेस फूड जो है वो यूज़ ना करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए और आपकी बॉडी टेम्परेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। सफिशिएंट स्लीप में आपको गुड स्लीप लेनी है, जो कि तकरीबन 7 से 9 आवर की होती है। और ये गुड जो स्लीप होती है ये आपकी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करती है। नो, अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग से अवॉइड करना है, क्योंकि हर तरह से आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह। रेगुलर हेल्थ चेकअप, आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जिससे ये होगा कि अगर कोई भी आपको डिजीज़ है या थोड़े बहुत भी उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी शो कर रही है, तो वो पहले से ही जल्दी से क्योर हो जाएगा। अपनी बॉडी का जो वेट है वो आपने अपनी बॉडी के टाइप और अपनी जो हाइट के अकॉर्डिंग जो है उसको मेंटेन करना है। और ये सब आप तभी कर पाएंगे जब हेल्दी फूड और रेगुलर एक्सरसाइज करें। प्रैक्टिस ए गुड हाइजीन में आप ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपने हाथ जो है वो धोने चाहिए फ्रिक्वेंटली, यानी अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले या वॉशरूम यूज़ करने के बाद। गुड हाइजीन जो है, ये जो हैबिट्स होती हैं ये आपको इन्फेक्शन और जर्म से बचाती हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी को फिट एंड हेल्दी। Assalamu alaikum class, today we discuss the activity number 7 of class 8 and the question is use the word bank to match the term to the definition and to fill in the blanks below। ये given word bank है, इसके according हमने इसको fill up करना है। And the first is these air sac are where the carbon dioxide leave the blood and ऑक्सीजन एंटर इट। तो इस गिवन डायग्राम में देखिए ये लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर है कि जो ब्रोंकियोल्स हैं उसके पास होते हैं एल्वोलाई विच आर द एयर सैक, और यही वो एरिया है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आता है एल्वोलाई। द सेकेंड इज कि ये जो मसल्स हैं जो हेल्प करते हैं टू फिल एंड एम्प्टी योर लंग, तो वो कौन से मसल्स हैं? तो लंग्स के जो नीचे मसल्स प्रेजेंट होते हैं डॉम शेप से कहते हैं डायफ्राम। थर्ड इज़ कि आप इनहेल करते हो एयर 20 टाइम, तो आप किससे इनहेल करते हो? अपने नेजल पैसेज से। द फोर्थ इज़ कि दो लार्ज बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपके चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कौन से ऑर्गन है? ऑफ कोर्स द लंग्स। द फिफ्थ इज़ कि वो ट्यूब जो एयर को लेके जाती है लंग्स के अंदर, तो वो कौन सी ट्यूब है? ट्रैकिया। द सिक्स इज़ कि वो ट्यूब जो इनसाइड द लंग आती है और लीड करती है टुवर्ड द एल्वोलाई, तो वो कौन सी है? ब्रोंकी। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको भी फिल करना है। लिखा हुआ है कि रिस्पायरेशन बिगिन, शुरू कहाँ से होती है रिस्पायरेशन? नेजल पैसेज से, जो एयर लेके आती है टुवर्ड द बॉडी। एयर ट्रैवल करती है कहाँ से? ट्रैकिया से टुवर्ड द ब्रोंकी। और वो वाले मसल जो कि फिल और एम्प्टी कराते हैं लंग्स को, वो कौन से होते हैं? तो वो डायफ्राम होते हैं। 8 रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस एंड द सिलेक्शन। यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट हैं जो कुछ अक्रॉस हैं और कुछ डाउन है। डाउन में ऐसे अब 1 जैसे फर्स्ट है ये, तो ये डाउन है, ठीक है। और अक्रॉस में जैसे कि ये अक्रॉस है, जैसे ये जीन्स लिखा। तो मैं आपको ये स्टेटमेंट जो है इनके आंसर बताती हूँ और आपने इसके अकॉर्डिंग खुद ये फिलअप करना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे जीन्स कहा जाता है। मेल गेमीट्स, एनिमल के अंदर जो मेल गेमीट्स होते हैं किस ऑर्गन में पाए जाते हैं? तो टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। फीमेल गेमीट्स कहाँ पाए जाते हैं, किस ऑर्गन के अंदर? तो उसे कहते हैं ओवरीज। मेल गेमीट्स को कहते क्या है? एनिमल के मेल गेमीट्स को क्या कहा जाता है? तो स्पर्म्स कहा जाता है। और वो स्ट्रक्चर्स जो न्यूक्लियस, किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस वो एरिया होता है जो कि पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है डीएनए और क्रोमोसोम। वैसे क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो क्रॉस के अंदर जगह डीएनए की है तो आप डीएनए भी लिख सकते हैं, वो जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ना। और डाउन में अगर आप देखो तो है द प्रोसेस, वो वाला प्रोसेस जिसमें स्पर्म जो कि एक मेल गेमीट्स हैं
और जो कि एग जो कि फीमेल गैमेट्स है। जब ये दोनों के दोनों मिलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है? स्पर्म। तो फीमेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है? एग। सेक्स सेल, एनिमल के सेक्स सेल को क्या कहते हैं? गैमेट्स। यानी कि जो आपका मेल गैमेट है स्पर्म और जो फीमेल गैमेट्स है एग, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? गैमेट्स। इन्हें अगर आप देखें तो मैं आपको बताती हूँ कि जो थर्ड वाला है, बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द क्रोमोसोम आर कॉल्ड जीन। अक्रॉस में अगर आप देखो तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से मेल गैमेट्स एनिमल के क्या कहा जाता है? स्पर्म्स। तो ये 6 के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से फर्स्ट देखें तो द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एग ज्वाइन अप, तो ये फर्टिलाइजेशन है, ये फर्स्ट है, ये फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिमेनिंग है आपको ये फिलअप करने हैं। एक्टिविटी नंबर 9 एंड द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द पेन किलर एंड द ट्रैंकुलाइजर। तो हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पेन किलर का यूसेज क्या है। तो पेन किलर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम पेन से रिलीफ हासिल करें या हम डिसकम्फर्ट को कम से कम करें। ठीक है, और ट्रैंकुलाइजर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि काम फील करें और एंजाइटी को रिड्यूस कर सकें। अब पेन किलर का मोड ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन इसका ये है कि पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, जबकि ट्रैंकुलाइजर का मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेन किलर की एग्जाम्पल है मॉर्फिन और पेन किलर की दूसरी एग्जाम्पल है ब्रोफिन। जबकि ट्रैंकुलाइजर की बात करें तो डायजेपम। पेन किलर जो है वो शॉर्ट टर्म जो है रिलीफ हासिल करते हैं आप पेन से, जबकि ट्रैंकुलाइजर में आप एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक से बचते हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? तो पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि स्टमक इरिटेशन करता है, जबकि ट्रैंकुलाइजर आपकी कोऑर्डिनेशन को इम्बैलेंस करता है और लॉन्ग टर्म आप इस पे आपकी डिपेंडेंसी रहती है। तो मतलब दोनों का इनटेक जो है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो आप इनके इनटेक को कोशिश करें कि वो आप अवॉइड कर सकें। थैंक यू। Assalamu alaikum class. Today we discuss the activity number 13 and the question is state the safety rules which must be followed while working in the laboratory। यानी आपने ऐसे कौन से जो हैं रूल्स हैं वो अडॉप्ट करने हैं ताकि आप सेफ रहें इन लैब जब आप काम कर रहे हों। तो सबसे पहले आपने फॉलो करना है कि वेयर द प्रोटेक्टिवली पर्सनल इक्विपमेंट, यानी आपने अपने लिए जो है वो ऐसे इक्विपमेंट पहनने हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि आपने लैब कोट पहनना है, ग्लव्स वगैरह पहनने हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो केमिकल के हार्मफुल इफेक्ट से बच सकती है। फेमिलियर योर सेल्फ विद द लोकेशन एंड द यूज़ ऑफ द सेफ्टी इक्विपमेंट। वो कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस लोकेशन में हैं। ठीक है, और जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है, या इमरजेंसी जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ताकि अगर अल्लाह ना करे किसी भी वक्त जो है वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो यू विल बी अवेयर अबाउट द सेफ्टी इक्विपमेंट्स। Now a third is a follow a proper handling and the storage procedure for the chemical। यानी आपको प्रॉपर हैंडलिंग करनी है। ठीक है, जब आप जब आप प्रोसीजर कर रहे होंगे यानी कोई केमिकल परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं और कैसे कैसे यूज़ करने हैं। अब जो केमिकल्स हैं उसको आपने प्रॉपरली स्टोर करना है और उसका एक प्रोसेस होता है कि किसी भी केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है, और हम हर केमिकल को एक प्रॉपर टैग लगाना है ताकि आप इस बारे में अवेयर हों कि कौन सा केमिकल क्या है और वो किस किस रिएक्शन के अंदर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, यानी जो भी आप प्रोसीजर कर रहे होंगे, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसका कोई ना कोई वेस्ट होगा, तो आपको चाहिए कि आप वो जो वेस्ट है वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करो। ठीक है, केयरफुली, ताकि ना आपको नुकसान पहुंचे और ना ही आपकी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचे। बी अवेयर ऑफ द इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, यानी आपको इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको केयरफुली हैंडल करना है, उनके पास कोई लिक्विड जो है वो नहीं लेके जाना और हर तरह से जो है ना वो आपने केयर करनी है ताकि आपको जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लगे। नाउ द लास्ट वन इज़ द केयरफुल फॉलो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है वो किस तरह का है, उसके इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं और उसके अंदर कौन कौन से अप्रेटिस यूज़ होंगे, कौन कौन से केमिकल यूज़ होंगे, तो आपने केयरफुल हैंडल करना है। तो इन सब अगर आप ये सब जो हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है, ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं तो आप लैब में बेस्ट वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर अगर आप सोचें तो लैब में काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेफ्टी जो प्रिकॉशंस होती हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके हेल्थ को भी हर तरह से जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं। उनके जो फ्यूम्स वगैरह बनते हैं वो भी आपके ब्रीदिंग सिस्टम जो होता है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो आपको केयरफुल हैंडल होना है, मतलब केयरफुली काम करना है अपने लैब के अंदर काम करते हुए। थैंक यू सो मच। नंबर 14.1 एंड द क्वेश्चन इज लेबल द गिवन डायग्राम। पहले हमने इस गिवन डायग्राम को लेबल करना है। ये स्टार्ट है नेजल कैविटी से, ये है नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल के बाद ये आपकी ओरल कैविटी आती है, उसके फ़ौरन बाद आपका ये फेरिंक्स वाला एरिया है, उसके बाद ये लेरिंक्स वाला एरिया है, ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया डिवाइडर है जो कि दो आपके ब्रोंकस बनाता है, वन इज़ अ राइट एंड द अदर इज़ अ लेफ्ट। ये पूरा वाला हिस्सा आपका राइट लंग्स है और ये पूरा वाला हिस्सा आपका लेफ्ट लंग है। और ये नीचे जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसे डायफ्राम कहते हैं, जो कि चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी को भी अलग करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्रीथिंग पर्पस। अब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज़ द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप लंग्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ब्रीथ करें, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है कि वो एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वो इनरली मूव होती है और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो एक्सहेल होती है। अब इसको अचीव करने के लिए ये डायफ्राम यूज़ होते हैं और इसके अलावा रिस्पायरेटरी मसल्स यूज़ होते हैं जो कि इंटरकोस्टल मसल कहलाते हैं। नाउ द सेकेंड इज़ द ऑक्सीजन एक्सचेंज। ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन एक्सचेंज कैसे होती है कि जब एयर इनरली मूव करती है और उस एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, तो वो एल्वोलाई जो एयर सैक जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो टूवर्ड मूव करते हैं कैपिलरीज, और कैपिलरीज जो हैं वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं और रेगुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो पूरी बॉडी का जो वेस्ट है विच आर नोन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में गैसियस फॉर्म में है, वो आपके पूरे इस प्रोसेस से वापस एक्सहेल आउट हो जाता है, आपके ब्लड से मूव करता है टूवर्ड द एल्वोलाई। द नेक्स्ट इज द स्पीच एंड द वोकलाइजेशन। आपके जो लंग्स का जो पूरा आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसका एक और फंक्शन ये है कि एयर को मूव कराता है। जब एयर मूव करते हैं तो लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। जब लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं तो जब एयर इसके साथ टकराती है तो ये वाइब्रेट करता है और इसकी वजह से साउंड प्रोडक्शन होती है। नाउ फिफ्थ वन इज़ अ रेगुलेट ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, यानी कि आपकी ब्लड के अंदर जो एसिड बेस का बैलेंस है, मेंटेनेंस है, वो कौन करता है, वो यही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपके ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट को रिमूव करा के आपके पीएच को नॉर्मलाइज करता है। नाउ द लास्ट वन इज़ अ सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल में नोज़ जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो कि एयर के मॉलिक्यूल यहाँ से स्ट्राइक करते हैं, फिर वो स्पेशल सेल्स जो है वो नेज़ल कैविटी में जो मौजूद होते हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं, उस मैसेज को वो ब्रेन तक पहुँचाते हैं फॉर द फर्दर इंटरप्रिटेशन। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपके लंग्स का और आपके पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम का हेल्दी होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।